ठीक है जी, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम कर रहे हैं पास्ट एडजस्टमेंट्स। ठीक है, पास्ट एडजस्टमेंट्स में मैंने आपको एक नोट लिखवाया है अभी कि गुडविल कैलकुलेट होती है नॉर्मल प्रॉफिट पर। तो गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन नॉर्मल प्रॉफिट, और एबनॉर्मल लॉसेस और एबनॉर्मल प्रॉफिट्स को जो होते हैं हम इग्नोर कर देते हैं। अब एबनॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल लॉसेस होते क्या हैं? एबनॉर्मल प्रॉफिट वो प्रॉफिट्स होते हैं जो कि हम डेली बेसिस पर नहीं कमाते हैं, और एबनॉर्मल लॉसेस वो लॉसेस होते हैं जो कि हमें रेगुलर नेचर में देखने को नहीं मिलते। जैसे आपका लॉस बाय फायर हो गया, लॉस बाय थेफ्ट हो गया, तो इनको हमें इग्नोर करना होता है। और बाकी जो जनी चीजें होती हैं उनको हमें क्या करना होता है? मेंशन करना होता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपको करना क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट के बेस पे निकालना है। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? जो भी प्रॉफिट आपको गिवन होगा उसमें आपको एबनॉर्मल लॉसेस को प्लस कर देना है। ठीक है, आपको क्या करना है? एबनॉर्मल लॉसेस को प्लस कर देना है और एबनॉर्मल गेन्स को माइनस कर देना है। एबनॉर्मल गेन्स को आप माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट, और इसी के बेस पे आपको कैलकुलेट करनी है गुडविल, यानी आपको प्रॉफिट बार बार ठीक करना पड़ेगा। अब जो क्वेश्चंस आएंगे, तो यहाँ पर आप कुछ एग्जांपल लिख लीजिए। एबनॉर्मल लॉसेस होते कौन कौन से हैं? एबनॉर्मल लॉसेस हो गए बेटा आपके लॉस बाय फायर। अगर ऐसा कोई लॉस हो दिखेगा आपको तो आप उसको क्या कर लोगे? यहाँ पर ऐड कर लोगे। लॉस बाय थेफ्ट, ठीक है। और बाकी सुनामी वगैरह जितनी भी चीजें की लॉसेस आपको दिखाएगा वो सबको आपको क्या करना है? यहाँ पर ऐड बैक कर देना है। तब जाके प्रॉफिट हमारा क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर लिख सकते हो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, क्योंकि हम रेगुलर बेस पे फिक्स्ड एसेट्स को बेचते नहीं हैं, उनको यूज करा जाता है, कभी कभी बेचते, तो उनसे होने वाला लॉस हमारा किस में जाएगा? एबनॉर्मल में जाएगा, और वो क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। ठीक है, और आप कह सकते हो नॉन रीअकरिंग एक्सपेंसेस, जो डेली बेसिस पे रिपीट नहीं होते हैं, कभी कभी हो गए 2 साल में एक बार, 3 साल में एक बार, ऐसे एक्सपेंसेस को मुझे वापसी ऐड करना पड़ेगा क्योंकि मैंने उनको माइनस कर दिया। माइनस करने की वजह से मेरा नॉर्मल प्रॉफिट कम हो गया, तो मेरी गुडविल के पैसे मुझे कम मिलेंगे। तो इस वजह से मैं इसको क्या कर लेता हूँ? ऐड बैक कर लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब बात करते हैं एबनॉर्मल गेन्स की। तो ये मैंने आपको एबनॉर्मल लॉसेस के एग्जांपल दिए, मैं एबनॉर्मल गेन्स के आपको एग्जांपल दे देता हूँ अब। तो आपको सर एबनॉर्मल एक मिनट, गेन्स क्या बेटा? एक मिनट, वो हाँ, लिख रहा था अभी। अच्छा अच्छा, लिख लो। तो एबनॉर्मल जो गेन्स हैं उनको क्यों ऐड कर माइनस करते हैं हम? क्योंकि वो हमारे प्रॉफिट को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। तो सामने वाला ये कहेगा कि आपने तो इसमें, आपको आज आपकी इस बार लॉटरी लग गई, ठीक है, तो आपने तो प्रॉफिट बढ़ा के बता दिया, पर आपकी तो गुडविल एक्चुअली है ही नहीं, वो उसके वजह से प्रॉफिट बढ़ा ही नहीं, आपकी गुडविल की वजह से, आपकी मेहनत की वजह से। वो तो आपको एक तरह से एबनॉर्मल गेन हुआ, उसके वजह से आपका प्रॉफिट बढ़ गया, तो हम उस चीज के पैसे क्यों देंगे? इसलिए हम क्या करते हैं? एबनॉर्मल जो जितने भी गेन्स होते हैं उसको क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं, और लॉसेस को प्लस कर लेते हैं। दोनों पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। तो मैं आपको कुछ एबनॉर्मल गेन्स के एग्जांपल्स दे देता हूं। आप लिख लीजिए प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। ठीक है, मैं एबनॉर्मल आई होप लिख लिया होगा, मैं एबनॉर्मल गेन्स के एग्जांपल देता हूं आपको। एबनॉर्मल गेन्स, आप एबनॉर्मल गेन्स में लिखेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, उसके बाद नॉन रिकरिंग इनकम्स, इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन, अगर डिडक्ट नहीं हुआ है तो इसको भी हम डिडक्ट करेंगे, और लास्ट में कोई भी इंश्योरेंस क्लेम वगैरह हुआ, फ्यूचर एक्सपेंसेस जो भी होते हैं, तब जाकर के हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जी, चलिए इसी को थोड़ा सा मैं आपको बताते हुए, ये तो हो गया आपका फर्स्ट एडजस्टमेंट। इसका मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं।
आप लोग एक एग्जांपल लिखेंगे। बेटा आपको प्रॉफिट दे रखा है प्रॉफिट्स कुछ इस तरीके से दे रखे हैं आपको। 2018 का आपको दे रखा है प्रॉफिट 30,000 और इसमें बोल रहा है आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, यानी आग लगने की वजह से स्टॉक का नुकसान हो गया 40,000 रुपए का। ठीक। और 2017 का आपको एक लॉस दे रखा है 80,000 का। ठीक है, उसमें बोलता है इसमें ये इंक्लूड कर रहा है वॉलेंट्री रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन पेड ₹1,10,000, 1,10,000 रुपए का वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपेंसेशन दिया है। बेटा वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपेंसेशन का मतलब होता है जब कोई अपनी मर्जी से क्या ले ले, रिटायरमेंट ले ले। ठीक है, और उसको हमें पैसा पे करना पड़ता है, यानी जो रिटायरमेंट थी वो प्लान नहीं थी। तो क्या रोज ही रोज रिटायरमेंट लेते हैं? नहीं, कभी कभी होता है। तो ये मेरा एक तरह से एबनॉर्मल एक्सपेंस हो गया। ठीक है, और लास्ट आपको 2016 का आपको दे रखा है एक प्रॉफिट 1,10,000 का। उसमें बोल रहा है इंक्लूड करता है एक गेन ऑफ ₹30,000। ठीक है, विच इज ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड गुडविल ऑन एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, और आपको नंबर ऑफ इयर्स परचेज दे रखे हैं 2 years। नंबर ऑफ years परचेज इज इक्वल्स टू 2 years। चलिए बताइए फटाफट इसका आंसर। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, करेक्टेड प्रॉफिट्स निकालने पड़ेंगे बेटा। ठीक है, तो करेक्ट प्रॉफिट्स क्या होंगे मेरे, सॉल्यूशन करते हैं इसका। करेक्ट प्रॉफिट्स, और यू कैन से एडजस्टमेंट्स कर रहे हो आप प्रॉफिट्स के अंदर। 2018 में जो आपको प्रॉफिट दे रखा है 30,000 का, इसमें से बेटा देखो एबनॉर्मल लॉस दे रखा है। स्टॉक बाय, जो लॉस हुआ है स्टॉक का वो बाय फायर हुआ है, तो आग रोज नहीं लगती, तो नॉन रिकरिंग है। ठीक है, तो रिकरिंग नहीं है, इस वजह से ये क्या है, मेरा एबनॉर्मल लॉस है। और एबनॉर्मल लॉस को मुझे क्या करना चाहिए, प्लस कर देना चाहिए। तो इसमें मुझे 40,000 का मुझे लॉस दिखाया है, वो मुझे क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। ये मेरा एबनॉर्मल लॉस है, इसको मैंने ऐड कर दिया, तो मेरा करेक्ट प्रॉफिट आ गया 70,000। ठीक, उसके बाद 2017 की बात करें तो मेरे को लॉस दे रखा है बेटा 80,000 का, और इसमें बोल रहा है कि मैंने खर्चा किया है 1,10,000 का। किस चीज के लिए, वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन। तो ये भी रोज की रोज नहीं होता, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको ऐड कर देना पड़ेगा। एबनॉर्मल लॉस ही है एक तरह से, एबनॉर्मल लॉस इसको बोलते हैं एबनॉर्मल एक्सपेंस। तो इसको ऐड करूंगा तो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा बेटा 30,000 का। उसके बाद लास्ट 2016 है, उसमें आपको प्रॉफिट दे रखा है 1,10,000 का, और बोलता है इसके अंदर गेन इंक्लूड कर रहा है सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 30,000। तो मेरे को पता है जो गेन होता है वो मैं नहीं रखता, उसको मुझे माइनस करना होता है, तो इसमें माइनस कर दूंगा एबनॉर्मल गेन्स। कितने रुपए माइनस का क्यों करना होता है बेटा, माइनस इसलिए करना होता है, मुझे बताओ अगर आपको फिक्स्ड एसेट्स बेचने से प्रॉफिट हुआ है तो आपने वो प्रॉफिट नेट प्रॉफिट में जोड़ दिया होगा। यस सर। तो अब आप गुडविल कैलकुलेट करोगे तो उस नेट प्रॉफिट के बेस पे करते हैं।
यस सर, वो तो गुडविल थोड़ी ना जिससे मैंने सेल करी। हाँ ठीक है ना। तो यस उससे सर। क्या होगा, मेरे काम करने से थोड़ी मुझे प्रॉफिट हुआ है, वो तो मेरे को क्या नो, हुआ, एबनॉर्मली हुआ है। मैं तो फिक्स एसेट्स बेची थी, क्या मैं फिक्स एसेट्स बेचने का काम है मेरा? नो सर। नहीं। तो मेरा काम के वजह से, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के वजह से जो प्रॉफिट होता है उसके बेसिस पे मैं गुडविल कैलकुलेट करता हूँ। ठीक है, इसलिए और मुझे सर ये ये हाँ पूछो। लॉस लॉस ऐड क्यों कर देते हैं सर? लॉस ऐड इसलिए कर देते हैं बेटा, देखो लॉस हुआ तो जैसे मान लीजिए आपका स्टॉक सारा खराब हो गया, लॉस बाय फायर हो गया, ठीक। यस सर। तो आपको मुझे बताओ, नुकसान हुआ तो आपका नेट प्रॉफिट कम हो गया नहीं कम हो गया? यस सर, कम हो जाएगा। क्या ये आपने कमाई के वक्त नॉर्मल लॉस हुआ है? नो। यस क्या सर। आग लगती रहती है? नो सर, नो सर। नहीं लगती रहती ना, नॉर्मल लॉस नहीं, एबनॉर्मल है। अब एबनॉर्मल हो गया तो आप कहोगे नहीं भाई ये तो गलती से हुआ है, मैं क्या करूं उसमें, मुझे तो प्रॉफिट जो मेरी मेहनत है, मेहनत की वजह से थोड़ी फर्क पड़ा है इसमें कुछ। नो सर। नेगेटिव मार्केटिंग की वजह से थोड़ी फर्क पड़ा, या मेरा नाम खराब थोड़ी हुआ है। अगर आपका कुछ नुकसान हो जाएगा तो आपका नाम थोड़ी खराब होगा, नो सर। नाम तो वही रहेगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ लॉस को मैं एबनॉर्मल लॉस मान करके क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ओके। तो इसमें 30,000 बेटा मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा एबनॉर्मल गेन के, क्योंकि देखो यहाँ पर प्रॉफिट था 30,000 का, वो मैंने माइनस कर दिया, तो आपका प्रॉफिट निकल के आ जाएगा यहाँ पर 80,000। तो अब कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट, बस प्रॉफिट करेक्ट हो गई, इसमें कुछ था ही नहीं सीखने वाला। बस अब 2-4 हम एडजस्टमेंट सीख लेंगे अच्छी अच्छी, फिर बड़े बड़े क्वेश्चंस कर लेंगे इसकी। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, चैप्टर खत्म हो जाएगा आज हमारा। तो अब निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। वो हमें पता, सम ऑफ ऑल प्रॉफिट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स गिवन। तो 70,000 प्लस 30,000 प्लस 80,000 डिवाइड बाय 3, तो ये आपका आ गया 1,80,000 डिवाइड बाय 3, दैट इज 60,000 आपका बेटा एवरेज प्रॉफिट आ गया। और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दे रखे मेरे को 2, तो गुडविल भी निकल जाएगी मेरी। गुडविल इज इक्वल्स टू 60,000 इंटू 2, तो आपका आंसर आ जाएगा ₹1,20,000। क्या ये बात क्लियर हुई वीरेंद्र? यस सर। ठीक है, सर 2 से डिवाइड होगा या इनटू होगा? बेटा मल्टीप्लाई होगा, इंटू, मल्टीप्लाई तो करते हैं अब तक। ओके सर। ठीक है, आगे चलें, हो गया डन। अब हम और एडजस्टमेंट सीखेंगे, तो हमने अभी पहले एडजस्टमेंट सीखी है। चलें जी, चलिए एडजस्टमेंट लिखिए। अब आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं, एडजस्टमेंट नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिखिए, नंबर सेकंड डाल के लिखिए, ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। टॉपिक का नाम है ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, दोनों एक साथ सीखेंगे। अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। चलिए, ओवर वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, आपने वैल्यू ज्यादा लगा दी। अंडर वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, आपने वैल्यू गलती से, उस स्टॉक की वैल्यू कम लगा दी, तो मुझे उसी को ठीक करना पड़ेगा। पर क्या मैं स्टॉक का नेट प्रॉफिट से कुछ लेना देना होता है? गुडविल तो मैं नेट प्रॉफिट से निकालता हूं, तो क्या स्टॉक का नेट प्रॉफिट पे कुछ फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता? नो सर। चलिए देख लेते हैं, पड़ता है नहीं पड़ता। मुझे बताओ स्टॉक कितने तरह के होते हैं हमारे पास? सर पढ़ता तो है। चलो देख लेते हैं ना, आप मुझे स्टॉक बताओ कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं बेटा, एक आपका होता है ओपनिंग स्टॉक और दूसरा होता है क्लोजिंग स्टॉक। अब इसको एग्जांपल से देखते हैं कि किसका फर्क क्या पड़ता है, किस पर कितना फर्क पड़ता है नेट प्रॉफिट पे। क्योंकि बेसिकली हम जो निकालते हैं गुडविल, वो किससे निकालते हैं, नेट प्रॉफिट से निकालते हैं बेटा। चलिए, अब मैं आपको आपके सामने बना रहा हूँ ट्रेडिंग अकाउंट।
ट्रेडिंग अकाउंट में ही होते हैं, क्योंकि दोनों चीजें। चलिए ट्रेडिंग अकाउंट, यहां पर बेटा आपका होता है ओपनिंग स्टॉक, यहां पर होता है क्लोजिंग स्टॉक। नाउ आई एम टेकिंग एग्जांपल, लेट्स से सेल्स is for rupees 5 lakhs and opening stock is given to you 30,000 and closing stock is given to you 10,000. So can you tell me the gross profit? Can you tell me the profit? $4,80,000। वेरी गुड। तो यहाँ 510 हो गया, यहाँ 510 हो गया, तो 510 में 30 माइनस कर दो तो मेरा हो जाएगा 4,80,000। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, एक बार ओपनिंग स्टॉक को चेंज करके देखते हैं, फिर एक बार क्लोजिंग स्टॉक को चेंज करके देखते हैं, तो हमें पता चल जाएगा प्रॉफिट पे असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, पहले क्लोजिंग स्टॉक को चेंज करके देख रहा हूँ भाई। ठीक है, तो मैं कि एक काम करते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर दूसरा कॉलम ले लेते हैं, ना कि क्लोजिंग स्टॉक अब 10,000 नहीं है। ठीक, क्लोजिंग स्टॉक 10,000 नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक को मैं बढ़ा रहा हूं 1,000 से, यानी अगर मैं 1,000 से बढ़ाऊंगा तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा बेटा? 5,11,000 हो जाएगा ये। यस सर, क्लोजिंग स्टॉक। तो मेरा ये टोटल भी कितना हो जाएगा? 5,11,000। और यहां पर भी मेरा क्या हो जाएगा? 5,11,000। तो मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 4,81,000। 4,81,000। ये क्या हुआ? यानी इसका मतलब, चलिए अब मैं क्लोजिंग स्टॉक को जरा कम करके देखता हूं। ठीक है, अब मैं काम करता हूं, क्लोजिंग स्टॉक को मैं कम कर रहा हूं, तो यानी मैं ये वाली फिगर भी काट दूंगा। क्लोजिंग स्टॉक पहले 10 था, अब मैं क्लोजिंग स्टॉक को 8,000 लिख रहा हूं, तो मेरा टोटल कितना आएगा जरा बताना? 5,08,000। 5,08,000। गुड। तो यहाँ पर भी बेटा 5,08,000 हो जाएगा, तो मेरा प्रॉफिट कितना आएगा? 4,78,000। 4,70,000। यानी इसका मतलब जब मेरा क्लोजिंग स्टॉक था 10,000 तो मेरा प्रॉफिट था कितना? 4,80,000। ठीक, और जैसे ही मैंने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू रखी 11,000, मेरा प्रॉफिट कितना हो गया? 4,81,000। फिर जैसे ही मैंने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू रखी 8,000, तो मेरा प्रॉफिट हो गया 4,78,000। इट मींस यहां पर क्लोजिंग स्टॉक क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। तो देखो यहां पर भी क्या हो गया? मेरा प्रॉफिट इंक्रीज हो गया, और इस केस में मेरा क्लोजिंग स्टॉक डिक्रीज हुआ, तो मेरा यहां पर भी प्रॉफिट क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। यानी मैं कह सकता हूं कंक्लूजन में कि क्लोजिंग स्टॉक हैव अ डायरेक्ट रिलेशन विद प्रॉफिट। ये बात सही है गलत है बेटा? कैसा डायरेक्ट रिलेशन होता है? इट मींस यस सर, अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो मेरा प्रॉफिट भी बढ़ेगा, और क्लोजिंग स्टॉक घटेगा तो मेरा प्रॉफिट भी घटेगा। इतनी बात तो क्लियर हो गई अच्छे से। चलिए एक काम करना, मैं आपको बाद में दे दूंगा नोट्स, जो लिख पा रहा है वो लिख लो, नहीं भी लिख पा रहे हो तो आप व्हाट्सएप पे मैं फोटो भेज दूंगा, वहां से लिखना। अभी फिलहाल समझ लो, आप पहले समझने पे कंसंट्रेशन करो, लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना छोड़ दो बेटा, लिखो ही मत। यस सर। ठीक है ना, क्योंकि ऐसे क्या है, टाइम भी लगेगा और आप लोग समझ भी नहीं पाओगे, तो पहले समझने पे कंसंट्रेशन करो, लिखना छोड़ दो। लिखना मैं नोट्स भेज दूंगा। तो बेटा इससे पता चला हमें डायरेक्ट रिलेशन होता है, यानी क्लोजिंग स्टॉक अप होगा तो प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा, और क्लोजिंग स्टॉक डाउन होगा तो प्रॉफिट भी डाउन हो जाएगा। अब उसके बाद हम देखते हैं
जरा मुझे बताना, मेरा 2017 टू 18 में, हाँ जी देखिए 2017 टू 18 में क्लोजिंग स्टॉक 50,000 था, यानी मैं कह सकता हूं ओवर वैल्यूड हो गया था। क्या हो गया था? ओवर वैल्यू। ओवर वैल्यूड हो गया था बाय ₹5,000, यानी यहां पर एक गड़बड़ हो गई। मुझे बताओ, अगर ये 5,000 से ज्यादा है तो एक्चुअली में होना कितना चाहिए था? 45,000। 45,000। यानी अगर ये मेरा 5,000 से ज्यादा है, यानी ये मेरा जो क्लोजिंग स्टॉक है 5,000 से ज्यादा है, तो बेटा क्या मैं बोल सकता हूं मेरा प्रॉफिट भी 5,000 से ज्यादा हुआ होगा? प्रॉफिट भी क्या 5,000 से ज्यादा हुआ होगा या नहीं हुआ होगा? यस सर। बात समझ में आई? तो मुझे बताओ, अगर मैंने प्रॉफिट गलती से ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया तो मेरे को प्रॉफिट को क्या करना चाहिए? लेस। कम कर देना चाहिए। वेरी गुड। तो यानी यहां पर मैं क्या कर दूंगा? प्रॉफिट को डिक्रीज कर दूंगा। कितने से? 5,000 से। ये हो गया करेक्ट प्रॉफिट। करेक्ट प्रॉफिट कैसे निकलेगा? प्रॉफिट को 5,000 से डिक्रीज कर दो, मेरा करेक्ट हो जाएगा। पक्की बात? डन। अच्छा एक चीज और बताओ, क्या इसका असर दूसरे साल पे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? यस सर, उस पर ही पड़ेगा। क्योंकि इस साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल जाकर क्या बनता है? ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। यस सर। कितने का? ये भी 50 का हुआ होगा। ठीक है। अब हम मुझे ये देखना है कि अगर मेरा ओवर वैल्यूड है, क्या ओपनिंग स्टॉक कितने से ओवर वैल्यूड है? 5,000 से, तो इसका प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा? चलो देख लेते हैं क्या फर्क पड़ेगा। प्रॉफिट कम आएगा देख लेते हैं, तो देखते हैं ना, यहाँ पर देखते हैं। प्रॉफिट तो ज्यादा आएगा ना? ज्यादा आएगा। कोई नहीं, देख लेते हैं। वही तो मैं आपको कह रहा हूँ, एक बार देख लेते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट दोबारा बना लेते हैं। ये तो कॉन्सेप्ट समझने वाला है। ये कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो क्वेश्चन करने में दिक्कत ही नहीं आएगी। चलिए देख लेते हैं एक बार ट्रेडिंग अकाउंट फटाफट से फिर से। यहाँ मैं सेल्स का वही एग्जांपल ले रहा हूँ, 5 लाख। बेटा ये पीछे से डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा हो रही है। चलिए देखिए, सेल्स है 5 लाख, क्लोजिंग स्टॉक मैं वही ले लेता हूँ आपका, चलो कुछ भी ले लेते हैं, 10,000। ओपनिंग स्टॉक ले लेते हैं हम आपका 30,000। तो टेल मी द प्रॉफिट। हाँ जी प्रॉफिट बोलिए। 4,80,000। ठीक है, 5,10,000, 5,10,000, 80,000 माइनस कर देंगे तो 4,80,000 आ जाएगा। अब यहाँ पर फिर से चेंज करते हैं। इस बार मैं क्लोजिंग स्टॉक को चेंज नहीं कर रहा, तो क्लोजिंग स्टॉक को फिक्स रखता हूँ। इस बार ओपनिंग स्टॉक को चेंज करते हैं। मैं कि एक काम करते हैं, ओपनिंग स्टॉक को हम कर देते हैं 20,000, तो देखते हैं हमारे प्रॉफिट पे क्या असर पड़ेगा। अभी ओपनिंग स्टॉक मेरा था 30,000, तो मेरा प्रॉफिट है 4,80,000। ठीक है, तो यानी मैंने यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक को डिक्रीज कर दिया है 10,000 से। चलिए करते हैं यहाँ पर, यानी मैं ओपनिंग स्टॉक को लिख रहा हूँ 20,000। चलिए तो ये 510 ही आएगा, ये 510 आएगा। 510 में 20 जाएंगे तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 4,90,000। 4,90,000। यानी जैसे ही मैंने 20,000 किया तो मेरा प्रॉफिट आ गया 4,90,000। ठीक है। दूसरा, अब मैं ओपनिंग स्टॉक को बढ़ा देता हूं। मैं काम करता हूं, ओपनिंग स्टॉक को 20,000 से इंक्रीज कर देता हूं इस बार। तो बेटा अगर इंक्रीज करूंगा तो मेरा ओपनिंग स्टॉक कितना हो जाएगा? 50,000। तो प्रॉफिट कितना आएगा मेरा? ये तो 510 ही रहेगा। 510 में 50 जाएंगे, कितना बचेगा? हाँ जी 460। 4,60,000। यानी अब मेरा प्रॉफिट आ गया 4,60,000। जब ओपनिंग स्टॉक मैंने किया 50, तो देखा जाए तो यहां पर मेरा 10,000 से प्रॉफिट क्या हो गया? कम हो गया।
कम हो गया, बढ़ गया, बढ़ गया, यानी मेरा क्लोजिंग गया। स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कम हुआ तो मेरा क्या हुआ, प्रॉफिट बढ़ा। और यहां पर जब मैंने ओपनिंग स्टॉक को इंक्रीज किया तो मेरा प्रॉफिट क्या हुआ, डिक्रीज हुआ 20,000 से, देखो 80 से 60 पे आ गया। क्लियर है बात? तो इससे हमें क्या पता चला, कंक्लूजन दैट ओपनिंग स्टॉक हैज अ इनवर्स रिलेशन। कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है किसके साथ, विथ प्रॉफिट। दैट इज इफ ओपनिंग स्टॉक इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट डिक्रीज होगा, और अगर ओपनिंग स्टॉक डिक्रीज होगा तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा। इतना क्लियर हो गया सबको? अब उसी वाले पे एग्जांपल पे आया था जो हमने ले रहे थे। सर एक मिनट, क्या अमन, अमन बोलो। सर ये मेरे को एक बार ढंग से समझ नहीं, एक बार फिर से बताना। यहाँ देखो बेटा, हेलो, हाँ, ओपनिंग स्टॉक 30 था तो प्रॉफिट कितना था मेरा, 480। अमन आवाज आ रही है ये बेटा? सर, अगर ओपनिंग स्टॉक पे ये सर, 20 ये सर, थी, ये सर। मैंने कम किया ओपनिंग स्टॉक 10,000 से, तो मेरा प्रॉफिट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया 10 से। इट मींस कि जब मैंने ओपनिंग स्टॉक कम किया तो बेटा मेरा प्रॉफिट बढ़ गया। सर प्रॉफिट बढ़ कैसे गया, हमको समझ नहीं आया। ऊपर देखो, यहाँ पर जो मैंने एग्जांपल ट्रेडिंग अकाउंट बताया, आप खुद करके देखो, ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ। यहाँ तो 510 फिक्स रहेगा, पहले 5,10,000 में से आपके 30,000 माइनस हो रहे थे, अब 5,10,000 में से आपके 20,000 माइनस हो रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। क्लियर हो गया? और ऐसी हाँ इसका जी सर। रिवर्स, ऐसी इसका रिवर्स हो गया। तो आपका ओपनिंग, इसके साथ प्रॉफिट के साथ ओपनिंग स्टॉक का क्या हो गया, इनवर्स रिलेशन हो गया। ठीक है, चलिए अब ठीक जरा है सर। ये वाला एग्जांपल देखिए जो हम कर रहे थे। हमने ये देखा कि क्लोजिंग स्टॉक का अगले ईयर के ओपनिंग स्टॉक पर भी फर्क पड़ता है, पड़ता है ना? तो इसमें एक मिनट, तो इसमें अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड था तो मेरा प्रॉफिट क्या हो गया था, प्रॉफिट भी ओवर वैल्यूड हो गया था, और उसको करेक्ट करने के लिए मैंने प्रॉफिट को कम किया। अब यहां पर अगर ओपनिंग स्टॉक भी ओवर वैल्यूड हो गया है तो मुझे बताओ मेरा प्रॉफिट क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन होता है। यहां पर ओपनिंग स्टॉक क्या हुआ, ओवर वैल्यू हुआ, तो प्रॉफिट क्या हो गया होगा, कम 5,000 से। तो इसको करेक्ट करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट को इंक्रीज करना पड़ेगा 5,000 से। ठीक है जी? तो अभी आपको मैं टेबल बनवा देता हूं जो, ताकि आप डायरेक्ट ध्यान में रखो सको। ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से कि क्या होता है, कैसे होता है। तो अगर आप समरी में लिखना चाहो छोटा सा इसको, तो आप लिख सकते हो, ओवर वैल्यूएशन एंड अंडर वैल्यूएशन। अच्छा मुझे बताओ, क्या फिर इसका फर्क 2019 टू 20 पे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? यस सर। ध्यान ये सर रखना, पड़ेगा। नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। यस सर, नहीं। क्यों नहीं पड़ेगा, चलो बता दो रीजन। आंसर तो ये है कि नहीं पड़ेगा, रीजन बता दो क्यों नहीं पड़ेगा। ये तो इस साल हो गया ना जो हो गया। नहीं, रीजन ये होता है कि क्लोजिंग स्टॉक हमेशा हम बाय हैंड का कैलकुलेट करते हैं। प्रॉफिट तो कम हो गया ना हमारा। हाँ बेटा, प्रॉफिट कम हो गया, पर क्लोजिंग स्टॉक का पर ओपनिंग स्टॉक का कोई असर नहीं पड़ता। वो इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि हम फिजिकल काउंट करके क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं। यानी जितनी भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, मान लीजिए अगर आपने 50,000 रुपीज का कुछ परचेज किया है, आपके पास मान लीजिए ओपनिंग स्टॉक 50,000 का पड़ा था और आपने 5,000 का बेच दिया, तो आप क्लोजिंग स्टॉक 45,000 नहीं कहोगे, क्योंकि जब फैक्ट्री में पड़ा था तो हो सकता है जो वहां पर वर्कर्स काम कर रहे थे उन्होंने चुरा लिया हो, वो चुरा कर घर लेके चले गए हो सकता है वहां चूहे हो तो चूहे ने वो डिस्ट्रॉय कर दिया हो सकता है कुछ पार्ट हमारा वैसे ही काला पड़ गया हो, खराब हो गया हो, जो यूज करने लायक ना बचाओ स्टॉक जो पड़ा हुआ है हमारे पास।
तो इसलिए हम कभी भी सीधा वैल्यू नहीं लिखते, हमेशा फैक्ट्री के अंदर जाते हैं, जो स्टॉक पड़ा होता है उसको फिजिकल काउंट करते हैं, ठीक है, स्टॉक फिजिकल काउंट होता है, उसके बाद उस क्लोजिंग स्टॉक को लिखा जाता है कि मेरे पास इतने रुपए का स्टॉक बचा है। इसलिए ओपनिंग स्टॉक का क्लोजिंग स्टॉक पे कोई भी असर नहीं पड़ता। बात क्लियर हो गई? यस सर। सलोनी, अदिति, ठीक है, समझ में आया बेटा? हाँ भी आ गया। ठीक है, मैं अब इसकी एक आपको समरी लिखवा देता हूं कि जो भी हमने सीखा इसमें। सबसे पहले हमने ये सीखी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 1 ईयर, ये इंपॉर्टेंट है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 1 ईयर इफेक्ट्स ओपनिंग स्टॉक ऑफ नेक्स्ट ईयर। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ओपनिंग स्टॉक हैव नो इफेक्ट ऑन क्लोजिंग स्टॉक as closing stock is calculated by physical visit और काउंट। ठीक है, फिजिकली विजिट करके हम उसको काउंट करते हैं, तो इसलिए ओपनिंग स्टॉक का क्लोजिंग स्टॉक पे असर नहीं पड़ता। 2 पॉइंट ये हो गए। और हमने पढ़ा क्या, जब भी ओवर वैल्यूएशन होगा, अगर पॉइंट आया फर्स्ट पॉइंट, अगर ओवर वैल्यूएशन है किसका, क्लोजिंग स्टॉक का, तो आपको ट्रीटमेंट क्या करनी है, एक तो होगा करंट ईयर और एक होगा बेटा नेक्स्ट ईयर। तो क्लोजिंग स्टॉक बड़ा है और हमें पता है इसका प्रॉफिट के साथ रिलेशन कैसा है, डायरेक्ट रिलेशन है। अगर डायरेक्ट रिलेशन है तो अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हो गया, यानी मैंने क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिखा दिया है, तो गलती से मैंने प्रॉफिट भी क्या कर दिया, ज्यादा दिखा दिया होगा, तो करंट ईयर में मैं प्रॉफिट को क्या करने वाला हूं, डिक्रीज प्रॉफिट। तो करंट ईयर में प्रॉफिट को डिक्रीज कर दूंगा। और जो नेक्स्ट ईयर है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का नेक्स्ट ईयर के ओपनिंग स्टॉक पे फर्क पड़ता है, तो बेटा मेरा ओपनिंग स्टॉक भी क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा। तो मैं यहां पर क्या कर दूंगा, इंक्रीज प्रॉफिट। वेरी गुड। यानी यहां पर क्लोजिंग स्टॉक था, आप लिख सकते हो क्लोजिंग स्टॉक था बढ़ा हुआ, और यहां पर ओपनिंग स्टॉक था बढ़ा हुआ। इसका इफेक्ट इस पे चला गया, ठीक है। और यहीं पर अगर अंडर वैल्यूएशन हुआ, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अगर क्लोजिंग उल्टा हो जाएगा इसका। हाँ, इसका उल्टा हो जाएगा। यानी करंट ईयर में क्लोजिंग स्टॉक को मैंने कम दिखा रखा है, तो मेरा प्रॉफिट भी कम दिखाया होगा, तो मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट को इंक्रीज करना पड़ेगा, इंक्रीज दी प्रॉफिट। और इसका इफेक्ट नेक्स्ट ईयर पे पड़ा होगा, किस पे, ओपनिंग स्टॉक पे। ओपनिंग स्टॉक भी कम आया होगा, ओपनिंग स्टॉक कम आया होगा तो मेरा प्रॉफिट बढ़ा हुआ आया होगा, सॉरी, हाँ, ओपनिंग प्रॉफिट भी कम आया होगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सॉरी, इसके साथ इनवर्स रिलेशन होता है ना, तो यहाँ पर मुझे करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा प्रॉफिट, डिक्रीज दी प्रॉफिट। तो यहाँ पर ना लिख के डायरेक्ट रिलेशन आप लिखिए, यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन, और यहाँ पर लिख दीजिए इनवर्स रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन और इनवर्स रिलेशन। यानी हमने करंट ईयर में डायरेक्ट रिलेशन को फॉलो किया और नेक्स्ट ईयर में
इनवर्स रिलेशन को फॉलो किया। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा डायरेक्ट, यहाँ लिखा इनवर्स, ऐसे ऊपर लिखा डायरेक्ट और इनवर्स। इतना क्लियर हो गया बेटा? यस सर। ठीक है, अब लास्ट एडजस्टमेंट करा रहा हूँ, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद अदिति और सलोनी जा सकते हैं क्योंकि उनका टेस्ट है, बाकी आप सब यहीं रह के एक क्वेश्चन करेंगे मेरे साथ बहुत प्यारा सा। चलिए लास्ट एडजस्टमेंट करते हैं हम। And that is for depreciation. Depreciation or you can say fixed assets से related है। अब आप एक बार बताइए, एक एग्जांपल लेते हैं हम। If you have a machinery, यानी आप यहाँ पर कह सकते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल भी फॉलो होता है। एरर ऑफ प्रिंसिपल, आप गलती कर देते हो उसी को करेक्ट करना होता है। प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, मशीनरी थी बेटा आपके पास लेट्स से 5 लाख रुपीस की, ठीक है, और आपने क्या किया, इस पे आपने रिपेयर्स कराए 1 लाख रुपीस के। तो मुझे बताओ रिपेयर्स क्या होता है आपका? रीवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है या नहीं होता? कहाँ जाना चाहिए? शुड बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। शुड बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, बट बेटा हाँ जी आपने किया क्या? बट we capitalized the machinery। भाई पबजी खेले। नहीं रे, क्लास के बाद। Aman, we capitalized the machinery। Let's say in the year 2000, ये ईयर आपको दे रखी है 1 अप्रैल 2018। तो बेटा 1 अप्रैल 2018 के प्रॉफिट में, और आपने को डेप्रिसिएशन चार्ज करना था बेटा एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। चलिए, और ये जो रिपेयर हुआ है ये भी 2018 टू 19 में ही हुआ है। मुझे बताइए डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होना चाहिए था? 10%। 10% कितना? 5 लाख पे, 6 लाख पे? 6 लाख पे। क्यों? क्योंकि रिपेयर तो उसके अंदर ही जोड़ते हैं सर। क्यों जोड़ते हैं भाई? रिपेयर्स अलग से हुए हैं। ये मैंने अभी न्यू मशीन भी परचेज नहीं करी है, ये ओल्ड मशीन भी चलती आ रही है पहले से। ओके मतलब नहीं, आपने नहीं खरीदी है? मैंने नई नहीं खरीदी बेटा, पुरानी मशीनरी पहले से चलती हुई आ रही है, अब वो खराब हो गई थी, रिपेयर कराए हैं। यस सर। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। और जब मैं कोई पुरानी मशीनरी खरीदता हूँ, उस पर रिपेयर कराता हूँ, तब मेरा वो उसमें जुड़ जाता है। इस केस में ये जुड़ता नहीं है, ठीक है। बट मैंने क्या किया, गलती से कैपिटलाइज कर दिया, मतलब इस 1 लाख रुपए को इसमें गलती से जोड़ दिया, जो कि मेरे को नहीं जोड़ना चाहिए था। तो बेटा मुझे बताओ, मैंने 2018 टू 2019 में डेप्रिसिएशन चार्ज कितना कर दिया होगा? 60,000। 60,000 कर दिया होगा। डेप्रिसिएशन आपने चार्ज कर दिया होगा 60,000। और मुझे बताओ, क्या आपने 1 लाख रुपए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाला होगा या नहीं डाला होगा? इसमें सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाला होगा। नहीं डाला होगा। मशीनरी आपकी डाला होगा। नहीं डाला होगा ना बेटा। 5 लाख की मशीनरी थी, आपने क्या किया, इसमें ही ऐड कर दिए रिपेयर्स 1 लाख, आपने मशीनरी की वैल्यू कर दी 6 लाख, जब भी तो उस पर 10% आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करके 60,000 किया।
हाँ या ना? 5 लाख की मशीनरी थी, यस सर, हमने एसेट में ठीक है, Yes. पर ये क्या किया हमने, रॉन्ग किया, ये गलत था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो मेरे को तो मेन प्रॉफिट लेना है, तो मैं करेक्ट कैसे करूंगा इसको? देखो, करेक्ट करने के लिए 2018 टू 19 में मेरे को क्या करना पड़ेगा? एक तो ये मुझे प्रॉफिट डिक्रीज करना पड़ेगा, कितने से? 1 लाख से, जो कि मैंने नहीं किया, मशीनरी में ऐड कर दिया, हाँ है ना? बात समझ में नहीं आ रही आपको? देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है एक, और एक बनती है बैलेंस शीट। आपने यहाँ पर डेप्रिसिएशन डाला बेटा 60,000, और यहाँ पर बैलेंस शीट में जो मशीनरी होती है 5 लाख, उसमें आपने रिपेयर्स को जोड़ दिया 1 लाख, और आपने कर दी इस मशीनरी की वैल्यू 6 लाख, इसलिए डेप्रिसिएशन 60,000 चार्ज किया। अब क्लियर हुआ इतना? यस सर। बट आपने क्या किया? गलत किया। आपको करना क्या था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको डेप्रिसिएशन डालना था और एक रिपेयर्स डालने थे। रिपेयर्स Yes, sir, कितने डालने थे? 1 लाख रुपए। 1 लाख। ठीक है, और मशीनरी आपकी जो बैलेंस शीट में है वो कितने की रहती? वो 5 लाख की रहती। यस सर। तो डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होता? 50,000। 50,000। तो ये होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? यस सर। तो आपने क्या किया? 2 गलती करी। एक तो रिपेयर्स नहीं दिखाए। यस सर। तो मुझे बताओ, इससे रिपेयर्स नहीं दिखाया तो प्रॉफिट ज्यादा हुआ होगा नहीं हुआ होगा मेरे को? तो मुझे 1 लाख रुपए मुझे यहाँ क्या करने पड़ेंगे? माइनस करने पड़ेंगे नहीं करने पड़ेंगे करेक्ट करने के लिए? यस सर। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? दूसरा, देखो यहाँ पर रिपेयर्स नहीं दिखाया ना मैंने, प्रॉफिट माइनस नहीं किया, जबकि यहाँ पर करना चाहिए था, यहाँ पर मैंने नहीं किया। तो मेरे को करेक्ट करने के लिए क्या करना होगा? 1 लाख रुपए माइनस करने पड़ेंगे अगर इस प्रॉफिट को करेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैंने 1 लाख रुपए से बढ़ा हुआ दिखा दिया प्रॉफिट, जबकि मुझे 1 लाख रुपए माइनस करने थे, यहाँ पर मैंने किए नहीं। तो मुझे इस ईयर में प्रॉफिट माइनस करना पड़ेगा उसको करेक्ट करने के लिए, ठीक है। दूसरा, यहां पर देखो डेप्रिसिएशन चार्ज कितना करना चाहिए था? 50। मैंने चार्ज कितना कर दिया? 10। यानी मैंने 10,000 से ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया। तो ये भी गड़बड़ करी है नहीं करी है? तो करेक्ट करने के लिए क्या करूंगा? 60,000 को प्लस कर दूंगा। बात क्लियर हुई? यस सर। तो ये मेरा करेक्ट प्रॉफिट हो जाएगा। 1 लाख माइनस करना पड़ेगा और 60,000 प्लस करना होगा। क्लियर है? सर रिपेयर सर हाँ जी। सर रिपेयर ज्यादा करने से तो सर प्रॉफिट कम हो गया होगा ना? हाँ तो बेटा, जब तो मैंने प्रॉफिट कम किया 1 लाख रुपए, मैंने रिपेयर से मुझे 1 लाख रुपए प्रॉफिट कम करना था ना, मैंने यहाँ किया ही नहीं। देखो, रिकॉर्ड ही नहीं किया रिपेयर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यस सर। यस सर। तो ओके उसको करेक्ट करने के लिए मैंने माइनस कर दिया, ओके सर, समझ गया। ठीक है। और डेप्रिसिएशन में चार्ज करना था 50, मैंने ज्यादा चार्ज कर दिया 60, तो 10,000 मैंने एक्स्ट्रा चार्ज कर दिया। यस सर। तो मुझे 10,000 से ठीक करना पड़ेगा, 60 से नहीं होगा, 10 से होगा बेटा। Yes, 10,000 से ठीक होगा, 10,000 प्लस करने पड़ेंगे। इससे यही कंफ्यूजन था। क्लियर हो गया अब? यस सर। चलिए, इतनी ही एडजस्टमेंट थी, सारी एडजस्टमेंट्स खत्म हो गई है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूं, उसके बाद आप सारे क्वेश्चंस करने के लिए तैयार रहेंगे, ठीक है। चलिए, एडजस्टमेंट्स खत्म, तो आज ये चैप्टर खत्म हो गया है और मैं आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। सबसे हार्ड क्वेश्चन है इस बुक का, क्वेश्चन नंबर 13। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 9 और 13 सिमिलर से हैं, जोन सा आप बोलोगे वो मैं करा दूंगा। चलिए करें भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, अब ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, फिर बेटा नेक्स्ट क्लास में आपकी डाउट क्लास लूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करने वाले हैं, सारे डाउट्स लेंगे आपके चैप्टर नंबर 1 के और 2 के, और आपका होमवर्क रहेगा कि आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं,
इस सेकंड चैप्टर के। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि बेटा कैलकुलेट करनी है आपको गुडविल ऑफ ए फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years, यानी लास्ट के 4 साल और 3 years परचेज है। ध्यान देगा नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितनी है 3, और आपको लास्ट के 4 साल के प्रॉफिट को ठीक करके उस बेसिस पे गुडविल निकालनी है। प्रॉफिट आपको दे रखे हैं और आपको सामने वेट्स भी दे रखे हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है, ऑन अ स्क्रूटिनी ऑफ द अकाउंट्स द फॉलोइंग मैटर्स आर रिवील्ड, यानी जब हमने अकाउंट्स को चेक किया गया तो कुछ चीजें निकल के आई सामने, देख लेते क्या क्या आई। बोलता है कि ऑन 1 December 2016, 1 December 2016 को एक मेजर रिपेयर हुआ था प्लांट पर, इंक्रिंग 30,000 विच वाज चार्ज टू रिवेन्यू, यानी यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ एरर हो गया बेटा। यानी वो कह रहा है मैंने उसको रिवेन्यू चार्ज कर दिया जबकि मुझे कैपिटलाइज करना चाहिए था। द सेट अमाउंट सम शुड बी कैपिटलाइज फॉर गुडविल। तो आपको क्या करना है, कैलकुलेट सब्जेक्ट एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% ऑन WDV। तो यानी यहाँ पर तो बहुत पंगा डाल दिया इन्होंने। चलिए करते हैं, इसको करेंगे। प्लस आपको दूसरी साइड देखिए और 3 एडजस्टमेंट्स और हैं इसमें। क्या दिया 3 एडजस्टमेंट्स, देखते हैं जरा। बोल रहा है क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर 15-16 वाज ओवरवैल्यूड बाय 12,000। तो ओवरवैल्यूड का तो मतलब आपको ट्रीटमेंट आता ही है, हो जाएगा। फिर बोल रहा है टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज ऑफ 24,000 शुड बी मेड फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। तो ये 24,000 हर एक प्रॉफिट से कम करना है मेरे को। और लास्ट आपको बोला है इसमें कि एक मशीनरी वैल्यू थी 11,000 की, सेल कर दी, जो प्रोसीड्स थे वो रोंगली क्रेडिट कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। चलिए एक काम करते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, फिर ही समझ में आएगा आप लोगों को। यस सर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले हमें प्रॉफिट्स को करेक्ट करना है। चलिए प्रॉफिट्स करेक्ट कर लेते हैं हम। आपको ईयर्स दे रखे हैं 2014 to 15, 15 to 16, 16 to 17 and 17 to 18 प्रॉफिट्स हैं 1,01,000, सेकंड का है 1,24,000, थर्ड का है 1 लाख एंड फोर्थ का है 1,40,000। ये कौन कर रहा है भाई, मत करो। चलिए देखिए प्रॉफिट्स, सबसे पहली एडजस्टमेंट की बात कर रहा हूं। बेटा बोल रहा है 1 दिसंबर 2016, 1 दिसंबर 2016। तो बेटा 1 दिसंबर 2016 कौन सी ईयर में आएगा, 14 to 15 में आएगा, 15 to 16 में आएगा, या 16 to 17 में आएगा? 15 to 16। 1 दिसंबर 2016 आपका आएगा 15 to 16। ठीक है, 15 to 16 में आएगा, देख लो पक्का। 16 to 17 में आएगा सर। हैं 16 to 17। वेरी गुड, 16 to 17 में आएगा। ठीक है, तो इस ईयर में आएगा। उसके बाद बोला कि मेजर रिपेयर किया था बेटा 30,000 विच वाज चार्ज टू रिवेन्यू, यानी हमने उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया, जो कि हमने गलती कर दी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बाहर निकालना है।
तो मैंने अपना प्रॉफिट कम कर लिया होगा, तो मुझे प्रॉफिट सबसे पहले तो बढ़ाना पड़ेगा 30,000 से। यस सर। इतनी बात क्लियर होगी। उसके बाद बोल रहा है the said sum is agreed to be capitalized, यानी मुझे बेटा इसको मशीनरी की वैल्यू में जोड़ना था, जो भी मशीनरी थी। तो मुझे बताओ अगर ये मशीनरी प्लांट की वैल्यू में जुड़ता तो क्या इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होता या नहीं होता? होता। पर क्या मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज किया? नो सर। नहीं किया। तो क्या मुझे डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए क्या मैं माइनस करूंगा नहीं करूंगा? यस सर। तो मुझे डेप्रिसिएशन निकाल के बता सकते हो कितना होगा 30,000 का? 3000। कितना? 10% है। पर ध्यान रखना ये कितने मंथ्स का चार्ज होगा? 3 महीने का। 3 महीने का। जब दोबारा कैलकुलेट करना, दिसंबर तो पूरा है, जनवरी फरवरी मार्च 4 महीने का नहीं होगा? यस सर, 4 महीने का होगा। निकालो कितना होगा। यानी फर्स्ट एडजस्टमेंट आपकी कैसे होगी? 7500। डेप्रिसिएशन कौन सी ईयर का? 16 to 17 का। 750। एक मिनट, 30,000 का 10% इंटू 4/12 कितना आ जाएगा बेटा? ये आ गया 433 का हो गया 10,000, तो ये हो गया बेटा 1,000। यस सर, 1000। ठीक है, तो 1,000 मैंने माइनस कर दिया। क्या नेक्स्ट ईयर भी यही प्रॉब्लम आई होगी? मैं डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया होगा, तो बेटा मुझे नेक्स्ट ईयर भी डेप्रिसिएशन क्या करना पड़ेगा? चार्ज करना पड़ेगा। फर्स्ट एडजस्टमेंट पर कितना चार्ज होगा? 2900। देख लेते हैं कितने के ऊपर चार्ज होगा अब? 29,000 के ऊपर होगा। क्यों होगा बताओ? क्योंकि मुझे किस पे करना है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, और रिड्यूसिंग बैलेंस का मतलब होता है WDV मेथड। यस सर। और वो किस पे चार्ज होता है? बुक वैल्यू पे। 30,000 पे अगर 1,000 चार्ज हो गया तो बचा कितना? 29। तो 29,000 का 10%, और ये तो पूरे 12 महीने का चार्ज होगा, कितना आ जाएगा? 2900। क्लियर हो गई बात? यस सर। तो यहां से मैं 2,900 माइनस कर दूंगा। ये फर्स्ट एडजस्टमेंट हमारी कंप्लीट हो गई इस हिसाब से। क्लियर है? किसी को डाउट है इसमें? वीरेंद्र समझ में आया बेटा? यस सर, आ गया। चलिए अब आए थे हम सेकेंड वाली एडजस्टमेंट पे। क्या कहता है? कह रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक 15 से 16 का ओवर वैल्यूड हो गया था। तो मुझे बताओ क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू होता तो क्या प्रॉफिट भी ओवर वैल्यू हो गया होगा नहीं हो गया होगा? यस सर। क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का कैसा रिलेशन होता है? डायरेक्ट। डायरेक्ट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट को कम करना पड़ेगा। यस सर। कितने से? 12,000 से। 15 to 16 में। हाँ, 15 to 16 में। तो 12,000 से 15 to 16 में मैं प्रॉफिट को कम कर दूंगा। ये मेरी ट्रीटमेंट है सेकेंड नंबर की। अब मुझे बताओ क्या क्लोजिंग स्टॉक का ओपनिंग स्टॉक पर फर्क पड़ता है? हाँ जी, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक का ओपनिंग स्टॉक पर फर्क पड़ता है। तो Yes. अगर यहाँ माइनस हुआ तो नेक्स्ट में क्या होगा? प्लस। प्लस होगा 12,000। क्या इसका फिर से क्लोजिंग स्टॉक पर फर्क पड़ेगा? नहीं। नो सर। ठीक, चलिए सेकेंड एडजस्टमेंट भी मेरी हो गई। अब थर्ड एडजस्टमेंट पे आ जाते हैं। थर्ड एडजस्टमेंट क्या कह रहा है? टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज ऑफ 24,000 शुड बी मेड फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। बोल रहा है बेटा एक खर्चा है जो आपको ऐसा चार्ज डिडक्ट करना है। मैं ठीक है कर देता हूँ 24,000 का। तो सारे सालों से हर ईयर से 24,000 में डिडक्ट कर दूंगा। ये हो गया एडजस्टमेंट नंबर 3 मेरी। 24,000 यहाँ से भी डिडक्ट हो जाएगा। सर हर ईयर में का है या पूरे 4 इयर्स का है? बेटा हर साल का कहा है कि एक मैनेजमेंट कॉस्ट थी वो मुझे डिडक्ट करनी थी। ओके सर। ठीक है, एनुअल चार्ज लिखा हुआ बेटा, एनुअल चार्ज। एनुअल मतलब हर साल। तो ये भी गया। अब लास्ट एडजस्टमेंट रहेगी मेरी, उसके बाद तो क्वेश्चन सॉल्व भी है। चलिए लास्ट एडजस्टमेंट देखिए। लास्ट एडजस्टमेंट क्या कहता है? फोर्थ बोलता है 15 से 16 में 2015-16 में एक मशीनरी की बुक वैल्यू थी 10,000। वो मैंने बेच दी कितने की? 11,000। 11,000 रुपए की।
तो सबसे पहले इसकी एंट्री देखते हैं क्या होनी चाहिए। ये आपकी फोर्थ एडजस्टमेंट सीधा 15-16 में आपकी एक मशीनरी थी और उसकी बुक वैल्यू थी आपकी बेटा 10,000। आपने इसको बेच दिया कितने का? 11,000 का। तो मुझे तो जब 11,000 का बेचेंगे तो क्या एंट्री होगी बताइए? मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। मशीनरी तो क्रेडिट हो जाएगा टू Yes, मशीनरी। कितना? मशीनरी तो 10 की गई यस सर। और आपके पास कैश कितना आया होगा? 11। यस सर। और आपने प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया होगा बेटा 1,000। यस सर। ये तो आपकी क्या है? करेक्ट एंट्री है, ये होनी चाहिए थी। ठीक, पर अब आपने गलती कहां करी है वो देख लेते हैं। बोल रहा है यानी क्रेडिट होना चाहिए था इसको मशीनरी एंड प्रॉफिट एंड लॉस में। बोल रहा है रॉन्गली क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी जो 11,000 रुपए आए मेरे पास उसको मैंने क्या कर दिया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। क्या मैंने अपना प्रॉफिट 11,000 से बढ़ा दिया? क्या मैंने 11,000 की इनकम बुक कर ली या नहीं कर ली? यस सर। और बोल रहा है रेक्टिफाई करने के लिए कोई भी इफेक्ट नहीं दिया गया। तो क्या मुझे 11,000 से अपनी इनकम कम करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी? यस सर। तो यानी मैंने गलत किया तो उसको मैं क्या करूंगा यहाँ पर 15-16 में 11,000 रुपए सबसे पहले तो माइनस करूंगा किस चीज के? इस चीज के। उसके बाद और क्या बोला आगे वो भी देख लेते हैं। यहां तक तो ठीक हो गया, यहां तक समझ में आया ना बेटा सबको? यस सर। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है। डेप्रिसिएशन, अच्छा डेप्रिसिएशन इसमें भी है, इज चार्ज ऑन मशीनरी एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। यानी डेप्रिसिएशन भी चार्ज हो रहा था। यहाँ तो गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई? मैंने यानी मशीनरी बेची ही नहीं। मशीनरी बेचता तो मशीनरी को क्रेडिट करना चाहिए था मेरे को। यहां पर देखो मशीनरी को क्रेडिट करना चाहिए था नहीं करना चाहिए था? अब मैंने मशीनरी को क्रेडिट नहीं किया, इसका मतलब मशीनरी जो भी जितने रुपए की पहले थी उतने रुपए की रही होगी। मशीनरी से कुछ वैल्यू घटी ही नहीं है और मशीनरी से कुछ वैल्यू घटी नहीं है तो यानी मैंने इस 10,000 पर भी क्या कर दिया होगा? डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया होगा, जो कि मेरे को नहीं करना चाहिए था। वीरेंद्र बात क्लियर हो रही है? यस सर। अमन ठीक हो रहा है? समझ में आ रहा है बेटा? तो मैंने गलती से क्या किया 1,000 ये 10,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, जो कि मेरे को नहीं करना चाहिए था। क्योंकि मशीनरी अगर बेचता तो मुझे क्रेडिट करना चाहिए था, जो कि मैंने नहीं किया। और मैंने क्रेडिट नहीं किया यानी मशीनरी अकाउंट से मैंने उसको हटाया नहीं, और हटाया नहीं तो गड़बड़ कर दी। तो उसको ठीक कैसे करेंगे? उसको ठीक करने के लिए मुझे डेप्रिसिएशन जो मैंने क्या कर दिया, चार्ज कर दिया, उसको क्या करना पड़ेगा? वापसी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा बेटा? डेप्रिसिएशन वापसी ऐड बैक करना पड़ेगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करना था और मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया। तो एरर है 15-16 की, तो मुझे यहाँ पर डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा और इसका इफेक्ट फिर यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पर भी डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा और यहाँ पर भी डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा। अब बात आती है कितना डेप्रिसिएशन, तो वो मुझे निकालना पड़ेगा। तो मुझे तो 15-16 में मैंने कितना डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया होगा? 10,000 पर 1,000 1,000। 1,000। अच्छा, फिर 2016-17 में 900। वेरी गुड, क्योंकि वैल्यू बची 9,000 यस सर। तो मैंने 900। और बेटा फिर 17-18 भी है, उसमें 8,100। वेरी गुड 810 रुपए। यस सर। तो बस ये मैं लिख देता हूँ 810 रुपीज प्लस 1,000 प्लस 900 प्लस 810। ठीक है, बस Yes. तो मेरी सारी एडजस्टमेंट हो गई हैं। ठीक, मैं कैलकुलेट कर देता हूँ प्रॉफिट फटाफट से। 1,01,000 माइनस 24,000
और सर हमने मशीनरी और वो डेप्रिसिएशन तो सर 11,000 से कर दिया ना लेस हमने। हाँ वो मैंने कर दिया ना, वो मैंने खामा खामे 11,000 का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया था। यस सर। वो देखो ये रहा 11,000 फोर्थ वाली एडजस्टमेंट। ओके सर समझ गए। तो 1,01,000 माइनस 24 77,000। तो आ गया आपका 77,000। ये मेरा करेक्ट प्रॉफिट निकल आया। फिर ये है 1,24,000 माइनस 12,000 माइनस 24,000 माइनस 11,000 प्लस 1,000, तो आपका आ गया 78,000। यस सर। और ये है आपका 1 लाख प्लस 30,000 माइनस 1,000 प्लस 12 माइनस 24 प्लस 900, तो आपका आ गया ये 1,17,900। चलिए लास्ट 1,40,000 माइनस 2,900 माइनस 24,000 प्लस 810, तो ये आपका आ गया बेटा 1,13,910। यस सर। चलिए बस अब क्या कर देते हैं, फटाफट से सॉल्व कर देते हैं। इसमें मुझे वेट्स दे रखे हैं, तो किस तरीके से करेंगे ये, इस तरीके से करेंगे। यहाँ पर मैं लिखूंगा प्रॉफिट्स, आपका आया 77,000 78,000, उसके बाद कितना आया 1,17,900 और 1,13,910। यहाँ पर वेट से मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर वेट से रखिए 1 2 3 4 1 2 3 4, तो यहाँ निकल के आएगा बेटा प्रोडक्ट। मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 77,000 ही आ जाएगा, और ये 78 इंटू 2 1,56,000। 56,000, 56,000। ये हो गया 1,17,900 इंटू 3, ये आ गया आपका 3,53,700 और 1,13,910 इंटू 4, ये आपका आ गया 4,55,640। इनको ऐड कर लेते हैं, आपका आ गया बेटा 1,04,2340 10,42,340। बस सर इतना ही करना था। हाँ अब बस अब वो निकाल देंगे ना, क्या गुडविल। गुडविल कैसे निकलेगी, बताओ गुडविल का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने। सबसे पहले तो मुझे वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है ना, सॉरी यस सर। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, इन सबको प्लस करके 4 से डिवाइड करा देंगे। 10,42,340 डिवाइड बाय 4 सॉरी 10, 10। तो आपका आ गया बेटा 1,04,234, ठीक है, 1,04,234। और गुडविल निकालने के लिए मुझे वेटेड एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना होता है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। 3 इयर्स दिए हैं सर शायद से। 3 इयर्स परचेज है, ठीक है, तो 1,04,234 इंटू 3 कर देंगे, आपका आ जाएगा बेटा 3,12,702। समझ में आया बेटा ये। यस सर। तो इसी के साथ आज की क्लास हम खत्म करेंगे। यहाँ पर गुडविल निकालनी आई, और मैं आप लोगों को बता दूं ऐसा क्वेश्चन मतलब इतनी सारी एडजस्टमेंट के साथ पेपर में नहीं पूछा जाता,
ठीक है एडजस्टमेंट सर यही होती है और कुछ हाँ नहीं यही करना? एडजस्टमेंट है बेटा। जैसे जर्नल बना के तो नहीं कुछ करना पड़ता? क्या चीज? जर्नल लेजर बना के तो नहीं कुछ करना? नहीं नहीं नहीं, उसमें कुछ नहीं, ऐसे नहीं करना, बस यही एडजस्टमेंट है। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, पेपर में ना इस तरीके से नहीं आएगा। पेपर में क्या है, एडजस्टमेंट तो आएंगी, पर इतनी सारी एडजस्टमेंट, जैसे इस क्वेश्चन में तो 4 दे रखी थी ना, यस सर। ऐसी 4 एडजस्टमेंट एक साथ नहीं देगा, मुश्किल से 1 या 2 एडजस्टमेंट देगा आपको। ओके सर। ठीक है, तो आई होप क्लियर हुआ होगा बेटा आप लोगों को आज ये। यस सर। तो इसी के साथ मेरा चैप्टर ये खत्म होता है, और आप होमवर्क के क्वेश्चंस लिख लीजिए। ठीक है, होमवर्क के क्वेश्चंस हैं आपके, इसके सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं जो रह गए हैं। ठीक है, आप लिख लीजिए ऑल द रिमेनिंग क्वेश्चंस। सर बोलिए आप फोटो सेंड कर देना सर, बुक नहीं है मेरे पास। बेटा, मैंने बुक की ऑलरेडी सारे क्वेश्चन की फोटो सेंड कर रखी है ग्रुप में। ओके सर, वहां से कर लूंगा। ठीक है, ऑल द रिमेनिंग क्वेश्चंस। ठीक है, डाउट क्लास ऑफ चैप्टर 1 एंड 2। सबसे पहले 2 के लेंगे, गुडविल के, ये पार्टनरशिप के हैं दोनों। कहीं कहोगे वही सर इधर 2 और 3 होना चाहिए था। ठीक है, 1 और 2 इन नेक्स्ट क्लास। चलिए, किसी को कुछ डाउट है, अभी कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, अदरवाइज फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम। है किसी का डाउट कुछ? नो सर। नहीं है? नहीं सर। चलिए ठीक है बेटा, फिर टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बाय, टेक केयर।